अगर आप अपने लिए ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो जरा रुकिए, बहुत जल्द मार्केट में एक नए टाइप का इंजन आने वाला है जो कि पूरी ईवी इंडस्ट्री को हिला कर रख देगा। टेस्ला से लेके बीवाईडी तक किस इंजन से घबराई हुई हैं, और घबराएं भी क्यों ना। ईवी इंडस्ट्री जिस तरीके से एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री बन के उभरी इंडियन या तो फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट में, पर ईवी इंडस्ट्री में इतने सारे चैलेंज देखने को रहे कि एक आम उपभोक्ता का भरोसा ईवी कार से उठ गया। ईवी कार का सबसे बड़े चैलेंजों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ईवी कार में उसकी अपफ्रंट कॉस्ट है। एक सर्वे में पाया गया कि 47% लोग ये मानते हैं कि ईवी कार ओवर प्राइस्ड है। 17% लोगों ने ये माना कि इंडिया जैसी सड़कों के लिए ईवी कार एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसके साथ ही ईवी कार में और भी बहुत सारे चैलेंजेस एक आम उपभोक्ता को झेलने को मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग। अगर घर पे आपको ईवी चार्ज करनी है तो पूरी रात चार्ज करनी है, फास्ट चार्जर से चार्ज करनी है तो फिर भी आपको करीब 30 से 60 मिनट का टाइम चाहिए। और उसके साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन पे बहुत लंबी लंबी कतारें आजकल लगनी शुरू हो गई हैं। और जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशनों की हालत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। चार्जिंग स्टेशन के नाम पे जब भी आप सर्च करते हैं कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कौन है, तो या तो आपका मैप दिखाएगा कि नियर में चार्जिंग स्टेशन है नहीं, और अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी स्थिति ये है कि या तो आउट ऑफ नेटवर्क है या तो फिर चार्जिंग पॉइंट्स हैं उसमें कोई दिक्कत है। 70% जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में ईवी कार को लेने से डरते हैं, और जिन लोगों ने भी ईवी कार खरीद रखी है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक डर रहता है कि अगर वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए तो ये ट्रिप कहीं उनके जीवन का सबसे बड़ा सरदर्द साबित ना हो जाए। और इसके साथ ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें या तो फिर कार की रीसेल वैल्यू की बात करें तो ईवी कार की बहुत अच्छी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, और बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम से कम 50% या उससे ज्यादा होती है। तो जब आप ईवी लेने का सोच रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज आपके दिमाग में रहते हैं। अब इश्यूज इतने बड़े हैं तो सॉल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए। माजदा ने इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। माजदा अपने एक पुराने लीजेंड को नए अवतार में पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, और ईवी इंडस्ट्री में ये नया इंजन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन के उभरने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और पूरी डिटेल्स आपको इस इंजन की मैं देने वाला हूं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माजदा की रोटरी इंजन हिस्ट्री का एक लीजेंड है। 1960 से 2000 तक रोटरी इंजन ने परफॉर्मेंस, स्मूथनेस और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक अलग बेंचमार्क सेट किया है। माजदा का ये रोटरी इंजन अपने आप में उस टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन हुआ करता था। लोग इसकी आवाज के दीवाने थे। साथ ही इस इंजन में एक सबसे बड़ा इशू था, लाइट वेट होने के साथ में सबसे ज्यादा पावर तो ये इंजन दे रहा था, पर इसकी सारी खूबियों पे एक इसकी कमी भारी पड़ गई। अब वो कमी क्या थी कि ये इंजन पेट्रोल को भर भर के पीता था, तो माइलेज के मामले में ये इंजन कामयाब इंजन नहीं था। अब चूंकि ये इंजन पेट्रोल की खपत बहुत ज्यादा भर भर के कर रहा था तो कार्बन इमिशन भी बहुत ज्यादा कर रहा था। तो 2012 में जो कार्बन इमिशन रेगुलेशन की वजह से माजदा को अपना ये रोटरी इंजन बंद करना पड़ा। अब माजदा ने नए रूप में अपने इस रोटरी इंजन को तैयार किया है, और इस इंजन में जो इसकी पुरानी कमियां थी उन सारी कमियों को दूर कर दिया गया है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक डीजल कार, पेट्रोल कार या तो इलेक्ट्रिक कार, दोनों के इंजन में फर्क होता है कि माजदा ने आपको एक ऐसी फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दी है कि जिससे आप जितनी लंबी रनिंग करना चाहें, जितना लंबा आपको रेंज चाहिए उतनी लंबी रेंज आप ले सकते हैं। और जो लोग माजदा के इंजन की आवाज के दीवाने थे वो लोग भी उसकी उसी आवाज को और रियल एडवेंचर को फील कर पाएंगे जैसे कि जो रियल माजदा इंजन में लोग फील कर रहे थे। तो एडवेंचर की बात करें, सेफ्टी की बात करें या तो फिर माइलेज की बात करें, ये माजदा का नया इंजन अपने आप में एक नया लीजेंड बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल जो इंजन होते हैं उनसे रोटरी इंजन बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब नॉर्मल इंजन में पिस्टन क्या है, वो ऊपर नीचे घूमता है, तो जिसकी वजह से जो पावर है और जो टॉर्क है वो जनरेट होता है और आपकी कार
चलती है। पर रोटरी इंजन में एक सिंपल ट्रायंगुलर टाइप का इंजन होता है जो कि एक लिमिटेड स्पेस में घूमता है, पिस्टन इंजन से भी ज़्यादा पावर आपको देता है। अब यहाँ पे रोटरी इंजन ज़्यादा पावर दे सकता है अगर डीजल इंजन से कंपेयर करें, और अगर साइज़ की बात करें तो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के साइज़ से भी आधे के साइज़ में ये इंजन ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। अब चूँकि इस इंजन को नई तरीके से लॉन्च कर दिया गया है, तो इसमें जो ये ईंधन खाने की ज़्यादा समस्या आ रही थी, वो समस्या का सॉल्यूशन भी कर दिया है। तो रोटरी इंजन में पहले क्या चैलेंजेस थे और अब क्या है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। पुराने ज़माने का रोटरी इंजन पावरफुल था, लेकिन कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स उसे रोक देती थी। अगर वो वापस आएगा तो उन्हें कॉन्क्यूर करना ज़रूरी होगा। तो जो सबसे पहला चैलेंज था इसका, वो था इसका एपेक्स सील और सील एंड ड्यूरेबिलिटी। तो रोटरी के ट्रायंगुलर मोटर में टिप सील्स होते हैं जो कि हाउसिंग के सरफेस से कांटेक्ट में रहते हैं। ये वियर और लीकेज का सबसे बड़ा इशू है। तो पुराने इंजन्स में हाई स्ट्रेस, थर्मल एक्सपेंशन, लुब्रिकेशन इशू, सील वियर कॉमन थे। दूसरा चैलेंज जो था रोटरी कंप्रेशर में, वो था कि इनसफिशिएंट था, स्पेशली पार्ट लोड में, जहां हाइड्रोकार्बन और कार्बन एमिशन शामिल थे। इमिशन नॉर्म्स स्पेशली यूरोप, यूएस और जापान में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, तो जिसकी वजह से माज़दा को अपना ये पुरानी रोटरी जो इंजन था वो कंप्लायंसेस की वजह से बंद करना पड़ा। तीसरा जो चैलेंज था इस इंजन में, जो पुराना इंजन था, उसमें था कि रोटरी डिजाइन में पिस्टन इंजन जैसे लो आरपीएम टॉर्क नहीं मिलता। तो हाई आरपीएम पे पावर आता है तो शॉर्ट एंड ड्राइव में या तो फिर सिटी ड्राइवर में इशू, पावर और माइलेज दोनों का ही इशू आ रहा था। नेक्स्ट जो चैलेंज था रोटरी इंजन में, वो था हीट मैनेजमेंट। इसका ट्रिकी होता था। हाई सरफेस एरिया, कॉम्पैक्ट डिजाइन, कूलिंग और लुब्रिकेशन डिजाइन इसको कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ा देते थे। अब माज़दा ने रोटरी को चूंकि जनरेटर मोड में दिया है, तो इससे क्या होगा कि इन इफिशियंसी जो है उसकी वो कम हो जाएगी और लो आरपीएम पे ही ये इंजन अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने वाला है। माज़दा ने इसमें इम्प्रूव्ड मटेरियल्स, कोटिंग, एडवांस सिमुलेशन और मॉडलिंग किया है। इसके साथ ही 1 फरवरी 2024 से अपने 36 इंजीनियर्स को डेडिकेटली रोटरी रेवोल्यूशन और कार्बन न्यूट्रल फ्यूल एडॉप्शन पे लगाया हुआ है। साइज की बात करें तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज माज़दा ने बना दिया है, पैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है और बैटरी का बैलेंसिंग सिस्टम इसमें इम्प्रूव कर दिया गया है, जनरेटर अरेंजमेंट कर दिया गया है। तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, तो कार एक प्राइमरली एक इलेक्ट्रिक ड्राइव होगी और व्हील्स को जो पावर है वो मोटर देगी। तो इंजन का सीधा-सीधा रोल कार को चलाने में नहीं है, इंजन का सीधा-सीधा रोल केवल बैटरी को चार्ज करने में है। और माज़दा ने यहाँ पे जो सबसे बड़ा कमाल किया है, वो सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये कार एक हाइब्रिड कार होने वाली है, पर केवल डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के साथ ही ये कार हाइब्रिड नहीं होने वाली है। आने वाले टाइम में जैसे कि देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन फ्यूल्स या तो फिर बायोफ्यूल्स पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले समय में ये संभव है कि बहुत बड़ा मार्केट हाइड्रोजन या तो फिर बायोफ्यूल पे शिफ्ट होने वाला है। तो ये रोटरी इंजन जो माज़दा ने बनाया है, इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी माज़दा लॉन्च करने जा रही है, जिस वर्जन में हाइड्रोजन, बायोफ्यूल या तो फिर आपके नॉर्मल फॉसिल फ्यूल्स, आप किसी भी फ्यूल को ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए अगर ये सॉल्यूशन मार्केट में आ जाता है तो ईवी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और जिन लोगों का भी सपना है ईवी कार को लेने का, उन लोगों का सपना इस ईवी कार को लेने से पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं इंडिया में, ये कार कब तक आने की संभावनाएं हैं, और अगर आप इस कार को लेना चाहें तो लगभग कितने रुपए में आप इस कार को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर करंट स्टेज की बात करें तो अभी इंडिया में माज़दा का ये कार आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, पर 2026 के मिड में आपको ये कार इंडिया की सड़कों पे देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइस की बात करूं के लिए एक स्पेशल प्राइस अनाउंस कर सकती है, अभी तक की इंफॉर्मेशन की बात माने तो माज़दा की ये कार लगभग 36 से 40 लाख रुपए के बीच में इंडिया में लॉन्च की जा सकती है। इसके जो लेटेस्ट वर्जन है, उन वर्जनों में हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स ईंधन कंपैटिबिलिटी भी शामिल होगी, पर करंट जो वर्जन है जो कि 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, इस वर्जन में केवल पेट्रोल, डीजल पे ही ये इंजन कंपैटिबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स,
टेस्ला और बीवाईडी जैसी कंपनियों की नींद इस इंजन ने उड़ा दी है, क्योंकि ये निश्चित है कि जो कार इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का ये वाला इंजन सॉल्यूशन करने वाला है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्यों ना इस रोटरी इंजन की बजाय जो पेट्रोल इंजन है उसको ही रख दिया जाए और ये जो काम रोटरी इंजन कर रहा था, इस काम को पेट्रोल इंजन से एज ए जनरेटर इस्तेमाल कर लिया जाए और उससे ही क्यों ना बैटरी को चार्ज करके कार को जो कार की रेंज है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। देखने और सुनने में ये आसान काम लगता है, पर रोटरी इंजन का साइज पेट्रोल इंजन के साइज से भी एक चौथाई से भी ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए उस इंजन को कार में कहीं पे भी फिट किया जा सकता है। पर पेट्रोल कार का एक तो इंजन बड़ा होने की वजह से अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, तो इसलिए शायद पेट्रोल कार के इंजन को इस तरीके से एज ए जनरेटर फिट नहीं कर पाने की कहीं ना कहीं कंपनियों के कोई चैलेंज आ रहा होगा। इसीलिए पेट्रोल कार में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा चैलेंज के रूप में कंपनियां देख रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप अपना ईवी कार लेने का प्लान कर रहे थे तो क्या आप इस कार को लेना पसंद करेंगे, या तो फिर आप रेगुलर कार लेना पसंद करेंगे, या अभी तक आप मानते हैं कि अभी तक इंडिया के हिसाब से डीजल या तो फिर पेट्रोल कार ज़्यादा बेस्ट है। अपनी राय आप मुझे जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।